नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। मैं संजय मोहन भटनागर और इस चैनल के ज़रिए मैं आपको सिविल सर्विसेज मेंस के लिए मैथमेटिक्स ऑप्शनल पढ़ाता हूं और वो चैनल ये है जिस पे हमें अभी इस वीडियो पे बात कर रहे हैं। ओके, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल और है जिसको मैंने बिटली डोमेन पे लिया हुआ है और इसमें मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। लेकिन इसी यस 400 प्लस पे द हिंदू के अपडेट्स ऑब्वियसली हिंदी में, भाषा इंग्लिश रहेगी, जो लिखने की भाषा है वो इंग्लिश रहेगी लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी में। तो इसी चैनल पर रहेंगे अपडेट्स हिंदू के। और ये आज का जो वीडियो है ये 18 मार्च 2022 में जो द हिंदू में 3 खबरें कोविड से रिलेटेड छपी हैं, इम्पॉर्टेंट खबरें, तो उसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो पहली जो खबर है, वन मोर एज ग्रुप टू गेट वैक्सीन। 12 से 14 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने का, वैक्सीनेशन करने का कोविड के अगेंस्ट भारत सरकार ने निर्णय लिया है। सो इसमें पॉइंट है विच वैक्सीन हैज़ बीन अप्रूव फॉर, कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया गया है फॉर चिल्ड्रन एजेड 12 to 14 ईयर्स। हाउ फार हैज़ इंडियाज इनॉक्यूलेशन ड्राइव, इनॉक्यूलेशन का मतलब होता है टीका, तो हिंदुस्तान का जो टीका ड्राइव है उसने कितना प्रोग्रेस किया, उसमें कितनी प्रगति हुई है। तो ये पहली खबर है। दूसरा है अनहेल्थी प्रेसिडेंट है, मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं है। इंडिया मस्ट ट्राई, अभी इस खबर में आपको पता चलेगा कि वो क्या इशू है, लेकिन इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप्स। हिंदुस्तान में सभी एज ग्रुप्स को वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली आफ्टर ड्यू प्रोसेस। तो ये दूसरा आर्टिकल है। तीसरा आर्टिकल है साउथ कोरिया रजिस्टर्स ओवर 6 लाख कोविड-19 पेशेंट्स एक दिन में रजिस्टर हुए हैं और अब फिर से, और ऑब्वियसली हिंदुस्तान में भी कोविड-19 के पुनरागमन का एक ख़तरा फिर से मंडरा रहा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं हम अपना पहला आर्टिकल, यानी वन मोर एज ग्रुप टू गेट vaccines. So this is one more age group to get vaccines. Corbevax, इसको नाम को आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। Corbevax ये एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि इसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया है और ये अप्रूव वैक्सीन है जिसको 12 से 14 वर्ष वाले बच्चों को दिया जा सकेगा। ओके, दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। इससे पहले जो 2 वैक्सीन थी वो कोवैक्सीन थी और कोविशील्ड थी, करेक्ट। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया था एंड दैट वाज BBV152, इसका रिसर्च नेम था, ठीक। और अगर हम बात करें कोविशील्ड की, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था और इसका जो रिसर्च कोड था वो था AZD 1222। ओके, चलिए अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी कॉर्बीवैक्स की जो एफिकेसी स्टडीज़ हैं, यानी इसकी प्रभाव कितना रहेगा, इसकी जो स्टडीज़ हैं इनकी डिटेल्स को अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है, नंबर 1। दूसरा एडिशनली NTAGI किसी भी वैक्सीन को लगाने से पहले, उसको आम जन के लिए उपलब्ध कराने से पहले, और ख़ास तौर से UIP में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जब कोई वैक्सीन मार्केट में आती है तो उसको मार्केट में लाने से पहले या आम जन में लगाने से पहले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन की स्क्रूटनी आवश्यक होती है। लेकिन इस मामले में, यानी कॉर्बेवैक्स के मामले में, इसकी स्क्रूटनी NTAIG ने इसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल पर, इसकी प्रभाव के संबंध में कोई स्क्रूटनी NTAGI पर नहीं हुई है। तो ये आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम में NTAGI का क्या महत्व और क्या भूमिका है। ओके, तो पॉइंट इज क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं, ऑनगोइंग सर्ज, जो बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं,
कोरोना के इन चाइना एंड साउथ कोरिया, तो ये हमको दिखाते हैं कि पेंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, की ये जो महामारी है ख़त्म होने की स्थिति से कहीं बहुत दूर है, एंड दैट इंडिया कुड सून सी ए रिवर्सल इन केस ट्रेंड्स, कि हिंदुस्तान में बहुत जल्दी इसका रिवर्सल यानी कि इसका पुनरागमन हो सकता है कोविड-19 का या कोरोना का। ओके, नाउ अभी तक की स्टोरी क्या है? तो इंडिया हैज़ बिगन, हिंदुस्तान ने शुरू कर दिया है वैक्सीनेशन 12 से 14 साल के बच्चों का एज पार्ट ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव के एक हिस्से के रूप में। और अभी तक इस वैक्सीनेशन ड्राइव की अगर हम बात करें तो इसमें भी तक 180 करोड़ डोजेज लगाए जा चुके हैं। इट्स ह्यूज फिगर। इसमें गवर्नमेंट को हर हालत में शाबाशी मिलनी चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 180 करोड़ डोजेस लगा दी गई हैं और लगभग 60% पॉपुलेशन का कवर कर लिया गया। इट्स ग्रेट अचीवमेंट, नो डाउट। ओके, और जो एडोलसेंट्स हैं, 15 से 17 साल वाले जो बच्चे हैं या 18 साल जो एडोलसेंट्स हैं, उनके वैक्सीनेशन के लिए हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी क्या रही है कि हिंदुस्तान ने वो बच्चे जो 15 से 17 साल के थे उनका वैक्सीनेशन शुरू किया था जनवरी 3 को। और उसके लिए कौन सी वैक्सीन परमिटेड थी? वो वैक्सीन परमिटेड थी सिर्फ और सिर्फ कोवैक्सीन। इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, याद रखें। और मैंने जो आपको शुरू में बताया कि कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया था भारत बायोटेक ने, ठीक। और इस ग्रुप में 15 से 17 वाला जो ग्रुप है जिसका ड्राइव जनवरी 3 को शुरू हुआ, इसमें अभी तक लगभग 9 करोड़ वैक्सीन डोजेज लगाई जा चुकी हैं इस एज ग्रुप में, 15 से 17 साल वाले बच्चों को। ओके, अब गवर्नमेंट का एस्टीमेट ये है, गवर्नमेंट का अंदाज़ा ये है कि इस ग्रुप में यानी कि 15 से 17 वाला जो ग्रुप है इसमें करीब 7.4 करोड़ एलिजिबल पात्र बच्चे हैं, ठीक। तो इसलिए ये बहुत सेफ है ये एज्यूम करना, ये मान लेना कि सबको कम से कम एक डोज ज़रूर मिल गई है, ठीक है ना। ओके, क्यों मिल गई है? क्योंकि 9 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं, ठीक है ना। तो सबको लगभग एक डोज मिल गई है, करेक्ट। और द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जिसको हम DCGI बोलेंगे, इन्होंने रिकमेंड किया है इस वैक्सीन को किन ग्राउंड्स पर? जो आधार है रिकमेंडेशन का वो है सेफ्टी एंड एफिकेसी डेटा। ओके, जो सबमिट किया है भारत बायोटेक ने, यानी कि जो निर्माता है इस वैक्सीन के, उन्होंने सबमिट किया है इस वैक्सीन का सेफ्टी और एफिकेसी डेटा। कहाँ से आया है डेटा? एक ट्रायल से आया है जिसमें 525 चिल्ड्रन पर ये परीक्षण किया गया, ट्रायल किया गया। ओके, और इसमें जो 525 चिल्ड्रन थे, इसमें 3 एज ग्रुप थे, 2 से 6 साल वाले बच्चे, 6 से 12 साल वाले बच्चे और 12 से 18 साल वाले बच्चे। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ बहुत क्विकली कि करीब 7.5 करोड़ इसमें एलिजिबल यानी कि पात्र बच्चे हैं। इसलिए ये बड़ा सिंपल है इसको एज्यूम करना कि सारे बच्चों को कम से कम एक डोज मिल चुकी है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि DCGI ने इसको रिकमेंड किया उस डेटा के आधार पर, जो डेटा उनको भारत बायोटेक ने दिया, और वो जो डेटा था वो उस ट्रायल पर आधारित था जिसमें 525 बच्चों पर इस वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया। और उन 525 बच्चों में 2 से 6 साल वाले बच्चे, 6 से 12 साल वाले बच्चे और 12 से 18 साल वाले बच्चे शामिल थे। ओके, अब इस हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये अनाउंस किया, घोषणा की कि 12 से 14 साल वाले बच्चे भी अब एलिजिबल होंगे वैक्सीनेशन के लिए। और अभी जो द हिंदू की ये 18 मार्च की खबर है, तो लेटेस्ट अवेलेबल फिगर्स के हिसाब से करीब 7.2 लाख 7,20,000 बच्चे इस एज ग्रुप में उनको वैक्सीनेट कर दिया गया है। ओके, अब ये जो कॉर्बेवैक्स है ये एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, और इसको जो शुरू में पहली स्लाइड में आपने देखा, इसको बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बनाया। इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ठीक है ना। और ये जो वैक्सीन है ये इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन इसको मिला हुआ है। कहाँ से? हिंदुस्तान के ड्रग कंट्रोलर से। और ये इसको मिला 21 फरवरी 2022 को। किस साल के बच्चों के लिए? 12 से 18 साल के बच्चों के लिए, ठीक। तो गवर्नमेंट का एस्टीमेट है, गवर्नमेंट का अंदाज़ा है कि हिंदुस्तान में 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो लगभग 6 से 6.5 करोड़ के बीच में हैं। ओके, अब ये जो कॉर्बेवैक्स है इसके लिए साइंटिफिक एविडेंस क्या है इसकी सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल पर। अब इस कॉर्बेवैक्स को अप्रूव किया गया है, अनुमोदित किया गया है DCGI, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया,
किस आधार पर? इंटरिम रिजल्ट्स, अंतरिम परिणामों के आधार पर इसको अप्रूव किया है। और कहां के रिजल्ट्स? इंटरिम रिजल्ट्स ऑफ द ऑनगोइंग फेज 2 एंड 3 क्लिनिकल ट्रायल्स। अभी इसमें ट्रायल्स चल रहे हैं। द वैक्सीन हैड ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड फॉर एडल्ट्स, यानी कि एडल्ट्स के लिए तो इसको अप्रूव कर दिया गया था लास्ट दिसंबर में, लेकिन इसकी जो डिटेल्स हैं, इसकी एफिकेसी की, यानी कि इसकी प्रभाव क्षमता की जो डिटेल्स हैं, जो अध्ययन हुआ है उसकी जो डिटेल्स हैं, इनको अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है और ना ही किसी भी पीर रिव्यूड जर्नल में इसको पब्लिश नहीं किया गया है। मतलब किसी बहुत अच्छे जर्नल में इसका रिव्यू एज सच नहीं हुआ है। ओके, अब केंद्र ने 50 मिलियन डोसेस, यानी कि 50 मिलियन को हम बोल सकते हैं 5 करोड़ डोसेस का एक ऑर्डर प्लेस किया है कॉर्बेवैक्स का, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है 145 रुपए पर डोज। ओके, लेकिन इसमें इसका जो ये जो कॉर्बेवैक्स का जो ट्रायल हुआ है, इसमें 2 कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि 2 विवादित मुद्दे हैं। और वो 2 विवादित मुद्दे कौन से हैं? नंबर 1, ये जो अभी जो आपने शुरू में इसका नाम पढ़ा था, NTAGI, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो रिव्यू करता है वैक्सीन की सेफ्टी को, लेकिन किस आधार पर? जो डेटा अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो रिव्यू करता है उस अवेलेबल डेटा को और फिर रिकमेंड करता है किसी वैक्सीन को कि वो पब्लिकली उसको एडमिनिस्टर किया जाए, यानी कि उसको आमजन के लिए उपलब्ध कराया जाए। इसने अभी तक कॉर्बेवैक्स को स्क्रूटनाइज नहीं किया है। किस बिंदुओं पर? उसके सेफ्टी और एफिकेसी प्रोफाइल पर। किसके लिए? 12 से 14 साल वाले बच्चों के लिए, ठीक। और ये बात किसने बताई है? ये बात बताई है NTAGI के मेंबर जयप्रकाश मुलायल ने। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये बहुत अस्पष्ट है, अनक्लियर है, अस्पष्ट है कि जब कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स ये दोनों अप्रूव्ड हैं 12 से 18 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्बेवैक्स को ही एडमिनिस्टर करने के लिए 12 से 14 साल के बच्चों के लिए सिर्फ कॉर्बेवैक्स को ही अनुमति क्यों दी गई है? कोवैक्सीन को अनुमति क्यों नहीं दी गई? यहां आपको 2 स्लाइड पहले की चीज याद होगी कि कॉर्बेवैक्स को DCGI ने अप्रूव किया है एडल्ट्स के लिए। ओके, मैं आपको फिर से उसी स्लाइड पे लेके चलता हूं। यहां कॉर्बेवैक्स वाज अप्रूव्ड बाय द DCGI, ओके, फॉर एडल्ट्स। कब? लास्ट दिसंबर, करेक्ट। लेकिन कॉर्बेवैक्स के मामले में NTAGI की स्क्रूटनी अभी तक नहीं हुई है। इसको आपको दोनों में फर्क ध्यान रखना है। तो इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि इंडिया हैज ए पॉलिसी ऑफ अपॉर्शनिंग ए फिक्स कोटा ऑफ वैक्सीन बाय कंपनीज, यानी कि हिंदुस्तान में ऐसा प्रतीत होता है कि एक पॉलिसी, एक नीति है कि वैक्सीन्स का डिफरेंट 3 कंपनी द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनका कोटा फिक्स कर दिया जाए। ओके, लेकिन ये जो प्रैक्टिस है ये डिफरेंट है हर हालत में दूसरे कंट्रीज की प्रैक्टिसेस के, जहां पर हर किसी को, जिसको भी टीका लगाया जा रहा है, उसको स्वतंत्रता है कि वो तीनों में से किसी भी वैक्सीन को लगवा सके। लेकिन अभी तक हिंदुस्तान में जो हो रहा है, इस आर्टिकल के हिसाब से ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दिया है कोटा डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए। ओके, और अगर हम आगे बात करें, हाउ सेफ आर द वैक्सीन फॉर द एडोलसेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो किशोर हैं 13 से 18-19 साल तक के, उनके लिए वैक्सीन कितनी सेफ? तो क्वेश्चन हैज डिवाइडेड एक्सपर्ट्स इन इंडिया। तो इस सवाल ने एक्सपर्ट्स को डिवाइड कर दिया है, बांट दिया है हिंदुस्तान में। एक ग्रुप आर्ग्यूज, एक ग्रुप ये आर्ग्यू करता है कि बच्चों में कोविड-19 यद्यपि लेस सीवियर है, कम खतरनाक है बच्चों में, और यंगर एडोलसेंट्स में, यानी कि ऐसे तरुण जिनकी उम्र 14-15 साल है, उनमें अडल्ट्स की तुलना में, वयस्कों की तुलना में कम सीवियर है, कम खतरनाक है। लेकिन द इंक्रीमेंटल रिस्क फ्रॉम एडवर्स रिएक्शन टू द वैक्सीन, यानी कि वैक्सीन के कारण अगर कोई एडवर्स रिएक्शंस हो जाए तो उसके एक इंक्रीमेंटल रिस्क है, मतलब बढ़ते हुए रिस्क है, मे पोटेंशियली ओवरवे बेनिफिट्स फ्रॉम द वैक्सीन। तो वैक्सीन से होने वाले जो लाभ हैं उनको ओवरवे कर सकता है, उनको साइड लाइन कर सकता है। ओके, कौन? ये जो एडवर्स रिएक्शंस हो सकती हैं वैक्सीन की, करेक्ट। और एक दूसरा ग्रुप है, वो ये कहता है कि जो डेटा है वो सजेस्ट ये करता है कि बच्चों में लॉन्ग कोविड, यानी कि कोविड की बीमारी का लंबे समय तक रहने का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो बहुत ही कम है, रेयर है। इसका मतलब ये है, इस सजेशन का मतलब ये विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये है कि इट इज अनकॉन्शनेबल, यानी कि ये बहुत ही
तर्कहीन या गलत बात है। क्या गलत बात है? टू नॉट मेक एन अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल टू एन एलिजिबल पर्सन, कि एक पात्र व्यक्ति के लिए इसके लिए एक अप्रूव्ड वैक्सीन, अनुमोदित वैक्सीन उपलब्ध ना हो सके, तो ये बहुत ही अनकॉन्शनेबल है। ओके, और ये सब जो है इसके बावजूद है, दिस इज डिस्पाइट द सीरोलॉजी सर्वे। सीरोलॉजी सर्वे का मतलब क्या होता है? सीरोलॉजी शब्द बना है सीरम से, कि सीरम की स्टडी, यानी कि उसमें कितना वो वायरस है जिस वायरस के लिए ये स्टडी हो रही है। सीरोलॉजी सर्वेज ये शो करते हैं कि 90% ऑफ द चिल्ड्रन, लगभग 90% बच्चे ऑलरेडी इस वायरस के प्रति एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन ये जो ऑनगोइंग सर्ज है चाइना में या हांगकांग में या साउथ कोरिया में केसेस के बढ़ती हुई, इज ऑलरेडी शोइंग, ये दिखा रही है कि ये जो BA.2 वेरिएंट है, इसको आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि BA.2 वेरिएंट है, ये इस बात का संकेत है कि महामारी, द पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर, यानी कि अभी खत्म होने से कहीं बहुत दूर है, एंड दैट इंडिया कुड सून सी ए रिवर्सल इन केस ट्रेंड्स, और हिंदुस्तान में इसका पुनरागमन हो सकता है। अब इंडिया हैज डन ए पुअर जॉब ऑफ मेकिंग पब्लिक रिपोर्ट्स ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, यानी कि हिंदुस्तान में ऐसा एक बेहतर काम नहीं हुआ है कि अगर इम्यूनाइजेशन के, यानी कि टीकाकरण के अगर कुछ एडवर्स इवेंट्स हुई हैं, यानी कि कुछ उसमें कुछ रिएक्शन हमारे सामने आई हैं, तो उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। ओके, और अगर हम कंपैरेबल रिपोर्ट्स की बात करें यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल से, अगर हम उन रिपोर्ट्स की बात करें, कंपैरेबल रिपोर्ट्स जो हैं यूएस के रेफरेंस में, तो वो कहती हैं ये रिपोर्ट्स कि चिल्ड्रन 5 से 11 साल के बच्चे जो हैं जिनको अमेरिका में फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन मिली थी, उनमें से 97 जो थे वो नॉन सीरियस थे, यानी कि उनमें बीमारी का जो प्रभाव था वो नॉन सीरियस था, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था। तो इस तरह की रिपोर्ट्स हिंदुस्तान में उपलब्ध नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी द मोस्ट कॉमन एडवर्स इवेंट्स, यानी कि अगर हम बहुत कॉमन एडवर्स इवेंट्स की बात करें जिसमें कि जो रिपोर्ट हुई हैं, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम VAERS, वैक्सीन एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग सिस्टम इन द एज ग्रुप वर रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एरर, यानी कि अगर हम मोस्ट कॉमन एडवर्स इवेंट्स की बात भी करें तो ये किस कारण से जनित हुई? ये इस कारण से जनित हुई कि टीकाकरण में गलती हुई। ओके, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एरर बिकॉज चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड ए स्मॉलर डोज, अर्थात जितनी डोज बच्चों को मिलनी थी उससे कहीं उनको कम डोज मिली। However, the CDC's overall recommendation, now what is CDC? Center for Disease Control. Okay, तो CDC's की overall recommendation ये है कि जो adolescents हैं would be better off vaccinated than not. अच्छा उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए ना करने की जगह, मतलब उनको बिल्कुल वैक्सीनेशन ना करने की जगह अच्छा है कि उनको वैक्सीनेट कर दिया जाए। और इसको देखते हुए कि कोई भी हिंदुस्तान में mRNA वैक्सीन्स एडमिनिस्टर नहीं की जाती हैं, इसको आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इंडिया में mRNA वैक्सीन्स एडमिनिस्टर नहीं की जाती हैं और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन्स को सेफर माना जाता है। तो ये बहुत संभावित है कि बच्चों को रिस्क टू चिल्ड्रन हेयर वोंट बी एनी वर्स, उससे ज़्यादा बुरा नहीं होगा बच्चों को रिस्क देन ऑलरेडी ऑब्जर्व एल्सवेयर, यानी कि जो बाकी जो जगह देखा गया है उन सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ज़्यादा और बुरा नहीं होगा। सो mRNA इज मैसेंजर RNA, मैं आपको किसी और वीडियो में, आज तो नहीं, mRNA और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन के बीच का एक फ़र्क मैं आपको समझाऊंगा। तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर mRNA वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर नहीं होता है। तो हमारा ये आर्टिकल यहाँ पर ख़त्म होता है और अब हम लेते हैं आज का दूसरा आर्टिकल। और दूसरा आर्टिकल जो है वो बेसिकली एडिटोरियल है, दूसरा आर्टिकल। ओके, तो ये हमारा पहला आर्टिकल वन मोर एज ग्रुप टू गेट वैक्सीन ख़त्म होता है। आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि 12 से 14 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है वो है कॉर्बेवैक्स, और उसकी स्क्रूटनी NTAGI द्वारा नहीं की गई है, हालांकि उसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव कर रखा है एडल्ट्स के लिए। ओके, सो चलिए लेट अस टेक अवर नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, सो ये जो एडिटोरियल है, अनहेल्थी प्रेसिडेंट, एक खराब मिसाल, इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप्स बट विद ड्यू प्रोसेस। सो
तो अभी इससे पहले जो हमने खबर पढ़ी है उसी खबर पर, उसी समाचार पर ये एडिटोरियल है। द गवर्नमेंट डिसीजन टू बिगिन द कोविड-19 इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 12 से 14 ईयर्स विद कॉर्बेवैक्स, यानी कि सरकार का जो प्रोग्राम है कोविड-19 के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी वैक्सीनेशन को जो शुरू करने का प्रोग्राम है 12 से 14 साल के बच्चों के लिए, कौन सी वैक्सीन के साथ? कॉर्बेवैक्स के साथ, जो एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। और ये प्रोग्राम शुरू हुआ है मार्च 16 से। ऑब्वियसली इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इज वेलकम एज ए पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट्स टू एक्सटेंड कवरेज टू द स्कूल गोइंग पॉपुलेशन, यानी कि स्कूल जाने वाली जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो उनके लिए इस कवरेज को एक्सटेंड करना, विस्तारित करना वैक्सीनेशन प्रोग्राम को निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। बट इट ऑल्सो रेजेस सम कंसर्न, लेकिन ये कुछ कंसर्न, कुछ मुद्दे भी उठाता है। कौन से मुद्दे हैं? पहला, One is the urgency shown to green light the vaccination program for children in this age group without first seeking the approval of the NTAGI, यानी कि जो अभी बात हुई थी पिछली खबर में कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बच्चों के लिए, इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हरी झंडी देना बिना एक अनुमोदन प्राप्त किए हुए NTAGI का, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन का अप्रूवल, अनुमोदन प्राप्त किए बिना इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम को 12 से 14 साल के बच्चों के लिए ग्रीन सिग्नल देना, ग्रीन लाइट देना, हरी झंडी देना, इसमें क्या अर्जेंसी है? बिना स्क्रूटनी हुए NTAGI की उस वैक्सीन के लिए, कॉर्बेवैक्स के लिए, ओके। और ये जो NTAGI, ये हमने खबर में भी पढ़ा, ये एक ऐसा निकाय है जिसकी एक्सप्रेस मैंडेट, जिसका बहुत ही स्पष्ट काम है कि वो स्टडी करे वेरियस फैसेट्स, जो बहुत सारे पहलू हैं वैक्सीन के, उसकी स्टडी करे बिफोर क्लियरिंग इट फॉर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए किसी भी वैक्सीन को अनुमोदन करने से पहले उस वैक्सीन से जुड़े हुए जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको स्टडी करे और फिर अपनी रिपोर्ट दे। उसके पश्चात ही किसी वैक्सीन को आमजन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, ओके। और नेवर बिफोर हैज द एक्सपर्ट बॉडी, ऑब्वियसली ये जो बॉडी है NTAGI, इसको कभी भी साइडलाइन नहीं किया गया है एक वैक्सीन को क्लियर करने के लिए, टीकाकरण कार्यक्रम के लिए। इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। और ऐसा करके, यानी कि इस बार ऐसा करके बाय डूइंग सो हैज सेट एन अनहेल्दी प्रेसिडेंट, एक खराब मिसाल सरकार द्वारा कायम की गई है, ओके। और दूसरी बात यह है कि जो निर्णय लिया गया है कि हम नई कोविड-19 वैक्सीन यानी कि कॉर्बेवैक्स का इस्तेमाल करेंगे, किस पर? सबसे पहले बच्चों पर, क्योंकि 12 से 14 साल के हैं, विदाउट वाइड स्प्रेड यूज इन एडल्ट्स, यानी कि बिना वयस्कों में एक भरपूर इस्तेमाल के बिना हम इसको सीधे 12 से 14 साल के बच्चों में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसको अवॉइड किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था, ओके। अब ये सच है कि ये जो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जो वैक्सीन है वो ऑब्वियसली mRNA, मैसेंजर RNA भी हैं और प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन भी हैं। तो ये वाली जो वैक्सीन है, ये प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है, इनको आमतौर से सुरक्षित माना जाता है सभी एज ग्रुप के लिए। लेकिन ये कोई कारण नहीं हो सकता कि हम सबसे पहले छोटे बच्चों पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, और इसका अगर कोई भी विपरीत प्रभाव अगर इसका पड़ता है, गंभीर विपरीत प्रभाव, सीरियस एडवर्स इफेक्ट अगर पड़ता है इसका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर, टीकाकरण कार्यक्रम पर, तो इससे क्या हो सकता है? वैक्सीन हेसिटेंसी, यानी कि वैक्सीन के प्रति संकोच, वैक्सीन को लगाने में संकोच की स्थितियां सामने आ सकती हैं। एंड जियोपार्डाइज द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूजिंग अदर वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए दूसरी वैक्सीन को लगाने का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको खतरे में डाल सकती है ऐसी स्थिति। इट इज परप्लेक्सिंग, ये बहुत ही ताज्जुब की बात है कि कोवैक्सीन, जिसको कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स यानी कि वयस्कों को के टीकाकरण में वाइडली यूज किया गया है, और एडोलसेंट्स में भी, यानी कि अगर हम 14 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें तो उनमें भी 15 से 18 साल वाला जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 3 जनवरी को, तो हम अगर इस ग्रुप की बात करें या वयस्कों की बात करें तो उसमें कोवैक्सीन को इस्तेमाल किया गया है। और इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है कोवैक्सीन के अब हमको पता है, लेकिन इसको 12 से 14 साल के बच्चों के लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है, अर्थात उसको इस कार्यक्रम में कोवैक्सीन को नहीं रखा गया है। तो ये परप्लेक्सिंग है, मतलब ये बहुत ताज्जुब वाली चीज है।
Earlier, concerns were raised about the absence of efficacy data for Covaxin at the time of approval by the Indian Drug Regulator and about its inclusion in the immunization program from mid-January 2021. पहले क्या हुआ कि जब जनवरी 2021 में कोवैक्सीन को इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शुमार किया गया, शामिल किया गया, तो उस समय इसका एफिकेसी डेटा उपलब्ध नहीं था, जिससे बहुत सारे कंसर्न, बहुत सारे मुद्दे इस संबंध में उठाए गए थे। और ये ऑब्वियसली उस समय की बात है, जनवरी 21 की, जब हालांकि इसका अप्रूवल हो चुका था इंडियन ड्रग रेगुलेटर से, लेकिन इसका एफिकेसी डेटा उपलब्ध नहीं था। और इससे क्या हुआ कि शुरुआत में कोवैक्सीन को लेकर बहुत ज्यादा हेसिटेंसी यानी कि संकोच देखा गया। लेकिन इस घटना से, यहां तक जो घटना आपने ये कोवैक्सीन के बारे में पढ़ी है, नो लेसन सीम्स टू हैव बीन लर्न्ड, ऐसा लगता है कि इससे कोई सबक नहीं सीखे गए हैं। अब कॉर्बेवैक्स को ग्रीन लाइट यानी कि हरी झंडी देना फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 12 से 14, और जबकि सेफ्टी, इम्यूनोजेनिसिटी, प्रतिरक्षा जनकता पर कोई डेटा और इसकी सुरक्षा पर कोई डेटा उपलब्ध भी नहीं है, और ना ही इसका कोई पीर रिव्यू हुआ है किसी अच्छे जर्नल में। ये बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल है। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत ध्रुव है। तो ये हमारी समझ से बाहर है कि इस करंट सिचुएशन में, हम आज की तारीख में इसको हम बिल्कुल ऐसे तरह से, इस तरह से डिस्क्राइब वर्णित नहीं कर सकते क्योंकि इमरजेंसी आ गई हो। यानी सरकार वेट कर सकती थी कि हमको इसका सेफ्टी डेटा, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी हमको उपलब्ध हो सके और तब हम इस वैक्सीन को मार्केट में लाएं। लेकिन इस तरह की कोई इमरजेंसी है नहीं, तो बिना किसी इमरजेंसी के इसको 12 से 14 साल के बच्चों के लिए अप्लाई कर देना, बाजार में ले आना, ये बहुत ही इनएक्सप्लिकेबल है, ये समझना कठिन है। और जो चौथा अभी नेशनल सीरो प्रीवेलेंस सर्वे हुआ है, ये मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं क्या होता है। तो अभी चौथा राष्ट्रीय सीरो प्रीवेलेंस सर्वे जो हुआ है, ये सेकेंड वेव के बाद हुआ। तो इस सर्वे में ये बताया गया है कि 10 साल से ऊपर के जो पॉपुलेशन है उसमें 67.6% यानी कि लगभग 2/3 से ज्यादा उनके पास वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज थी। ओके, एंड व्हाट इज सीरो प्रीवेलेंस सर्वे? सीरो प्रीवेलेंस का मतलब होता है कि इट इज द नंबर ऑफ पर्संस इन ए पॉपुलेशन, किसी समष्टि में व्यक्तियों की संख्या जो किसी स्पेसिफिक डिसीज, किसी बीमारी विशेष को लेकर पॉजिटिव पाए जाते हैं। और इनके जो टेस्ट हैं ऑब्वियसली सीरोलॉजी पर बेस्ड है, अर्थात ब्लड सीरम पर बेस्ड है। ओके, तो ब्लड सीरम के जो स्पेसिमेन लिए गए हैं उसके आधार पर जो परिणाम आए हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि किसी समष्टि में, किसी पॉपुलेशन में ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है। और इस संख्या को आमतौर से जितना भी स्पेसिमेन का टेस्ट किया गया है उसके परसेंट के रूप में, प्रतिशत के रूप में, या 1 लाख में कितने पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके आधार पर इसको लिया जाता है। इट इज कॉल्ड सीरो प्रीवेलेंस। ओके, और एक चीज और है कि 12 से 14 साल वाले बच्चों का जो ग्रुप है, उनकी परसेंटेज जो संक्रमित रहे, हु वुड हैव बीन इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द थर्ड वेव, तीसरी वेव में जो संक्रमित रहे होंगे, किस संक्रमण से? जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली इन्फेक्शियस ओमिक्रॉन वेरिएंट था कोविड-19 का, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हाई हो सकती है, स्टेगरिंगली हाई। तो स्टेगरिंगली का मतलब होता है अत्यधिक, तो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चों की परसेंटेज रही होती है और हो सकती है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण जो 12 से 14 साल वाले जो बच्चों का जो एज ग्रुप है वो इन्फेक्टेड रहे हों। अब अगर बच्चों में इस बात की संभावना कि वो इस सीवियर डिसीज से पीड़ित हैं या बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है, अगर इसकी बहुत कम संभावना पाई गई है, तो इस एज ग्रुप में जो सीरो प्रीवेलेंस है अगर वो उच्च भी है, तो थर्ड वेव के आने से पहले ही इसे समझना और कठिन हो जाता है कि सरकार द्वारा ये अर्जेंसी क्यों दिखाई गई इस ग्रुप के बच्चों को वैक्सीनेट करने के लिए। तो इसमें 2 चीजें हैं इस वाले स्लाइड में। बच्चों के इस सीवियर डिसीज से पीड़ित होने और बाद में मृत्यु की संभावना बहुत कम होने से, नंबर 1। नंबर 2, यदि इस एज ग्रुप में जो सीरो प्रीवेलेंस है माना बहुत ज्यादा भी है, तो तीसरी वेव के आने से, यानी कि सीरो प्रीवेलेंस तो ज्यादा है लेकिन बच्चे इस बीमारी से पीड़ित नहीं हैं या मृत्यु की जो संख्या है बहुत कम है, तो तीसरी वेव के आने से पहले इस चीज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सरकार द्वारा इस वैक्सीन से इस बच्चों के आयु वर्ग को
वैक्सीनेट करने की क्या अर्जेंसी थी। एंड फाइनली, तो ऐसी पॉलिसी मेकिंग, ऐसा नीति निर्धारण जो एविडेंस बेस्ड है, साक्ष्य आधारित है, इसको जेटिसन नहीं किया जाना चाहिए, इसको त्यागना नहीं चाहिए। यदि इवन इफ, या खास तौर पर यदि कोई महामारी अपना विकराल रूप धारण कर भी रही हो तो भी। ओके, सो दिस इज द आर्टिकल, अनहेल्थी प्रेसिडेंट, इंडिया मस्ट ट्राई एंड वैक्सीनेट ऑल एज ग्रुप बट आफ्टर ड्यू प्रोसेस। और इसके बाद जो हमारा तीसरा आर्टिकल है आज के लिए, वो इससे पहले हम ये मैप देख लेते हैं। ये 18 तारीख का अखबार है, द हिंदू, और स्थिति बहुत ही खराब होने जा रही है फिर से साउथ एशिया में। खास तौर पे हम देखें कि साउथ कोरिया में लगभग 4 लाख, 3.9 लाख एवरेज डेली केसेस, वियतनाम में 2.5 लाख केस, मलेशिया 30,000 केस, थाईलैंड 23,000 केसेस, ओके, और चाइना में 1600 केसेस, ठीक, हिंदुस्तान 3000 केसेस, लेकिन ये वाला, और जापान 62,000 केसेस, बट दिस इज साउथ कोरिया एंड वियतनाम, दिस इज रियली अलार्मिंग। ओके, और इसी पर बेस्ड है हमारा आज की क्लास का, आज की वीडियो का तीसरा समाचार। साउथ कोरिया रजिस्टर्स ओवर 6 लाख कोविड केसेस इन ए डे। और इस पे मैं फिर से लौटता हूं, साउथ कोरिया का यहाँ पर जो ये जो 3.9 लाख, ये एवरेज डेली केस है, लेकिन अभी जो हाईएस्ट फिगर आई है वो है 6 लाख की एक दिन में। तो 3.9 लाख अ डे एवरेज है, लेकिन एक दिन में 6 लाख तक पहुंच गया है। तो WHO वांट्स नेशंस टू बी मोर विजिलेंट एज ग्लोबल केसेस स्पाइक। तो WHO ने वार्न किया है, राष्ट्रों को आगाह किया है कि वो और ज्यादा विजिलेंट हों, क्योंकि ग्लोबल केसेस बढ़ रहे हैं। सो एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक सीम्स टू बी टैपरिंग इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस की जो महामारी है वो उसका असर कम होता जा रहा है, विद डेली इन्फेक्शंस फॉलिंग टू द लोएस्ट लेवल सिंस मई 2020। मई 2020 के बाद से जो डेली केसेस हैं, जो पर डे इन्फेक्शंस के केसेस हैं, संक्रमण के केसेस हैं, उनमें कमी आ रही है। लेकिन ये जो तस्वीर है डस नॉट रिफ्लेक्ट सिमिलरली, ये बिल्कुल उसी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती इन फ्यू अदर कंट्रीज इन एशिया, एशिया के कुछ दूसरे देशों में, जैसा हिंदुस्तान में हो रहा है। ओके, इसके अलावा बिसाइड्स द WHO हैज रेज्ड अलार्म, किस मामले में अलार्म WHO ने उठाया है? अबाउट ए ग्लोबल अपटिक इन केसेस ओइंग टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दुनिया भर में केसेस की संख्या बढ़ी है। और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसका एक नया सब वेरिएंट आया है BA.2 या स्टील्ड ओमिक्रॉन, इसको आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो इसके कारण केसेस बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है केसेस की दुनिया भर में। और दुनिया में जो देश हैं वो भी चूंकि धीरे धीरे कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल को हटा रहे हैं, इसलिए भी वृद्धि हो रही है। 15 मार्च 2022 को WHO ने कहा कि जो ग्लोबल केसेस हैं, दुनिया भर के जो केसेस हैं, वो 8% से ज्यादा बढ़ गए हैं पिछले हफ्ते की तुलना में, विद द बिगेस्ट सर्ज इन द वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। और सबसे ज्यादा वृद्धि जो हुई है वो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में, या साउथ कोरिया और चाइना में हुई है, जहां पर इस रीजन में, इस क्षेत्र में 25% तक केसेस बढ़े हैं, और जो मृत्यु की संख्या है वो 27% तक बढ़ी है। ओके, और ये जो जंप है ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ये जो संख्या में वृद्धि हुई है ये अभूतपूर्व है। ओके, तो 17 मार्च 2022 को साउथ कोरिया ने रिपोर्ट की एक अनप्रेसिडेंटेड, मतलब अभूतपूर्व रिकॉर्ड हाई नंबर ऑफ डेली कोविड-19 केसेस। तो प्रतिदिन के कोविड-19 केसेस में एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई, केसेस में भी और मृत्यु की संख्या में भी। क्यों? क्योंकि जो देश है, जो साउथ कोरिया है, इट्स सेट टू लिफ्ट वर्चुअली ऑल सोशल डिस्टेंसिंग कर्व। जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल सेट कर रखे थे साउथ कोरिया ने, उन सबको उठाने की तैयारी में है आने वाले दिनों में। तो इसलिए बहुत ज्यादा केसेस की संख्या बढ़ रही है, और ऑब्वियसली ये हमारे देश के लिए भी बहुत ही अलार्मिंग हो सकता है। द कंट्रीज अथॉरिटीज, यानी कि साउथ कोरिया की अथॉरिटीज ने कहा है कि 6,21,328 नए केसेस, 6 लाख से ऊपर केसेस हैं थर्सडे को, यानी 17 मार्च को नए केसेस की संख्या है 6,21,328 और डेथ्स की संख्या है 429। सो इट्स वेरी अलार्मिंग।
और इस स्लाइड से भी मैसेज आता है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो कर्व्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनका हर हालत में पालन करते रहना चाहिए। ये सब हुआ है इस बात के बावजूद कि कंट्री यानी कि साउथ कोरिया की बहुत ही सख्त एंटी कोविड अप्रोच रही है और बहुत ही एग्रेसिव ट्रैक, और टेस्टिंग की संख्या भी बहुत ज्यादा है। मास टेस्टिंग यानी कि ज्यादातर लोगों की टेस्टिंग की गई है और वैक्सीनेशन भी बहुत उच्च है और बूस्टर डोजेस का भी दर बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद साउथ कोरिया में कोविड-19 के केसेस की वृद्धि बहुत ज्यादा देखी गई है। वियतनाम, जहां पर ऑब्वियसली अभी हमने पिछली स्लाइड्स पर देखा था कि एवरेज 2.5 लाख था, दोबारा उसी स्लाइड पर अगर जाएं तो आपको ध्यान होगा कि ये वियतनाम 2.5 लाख, तो वियतनाम ने एक दिन में 2.5 लाख केसेस तक देखे हैं और लगभग 2 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं वियतनाम में भी इन्फेक्शंस के। इसी तरह से चाइना में भी संख्या बढ़ रही है केसेस की। फेसिंग इट्स बिगेस्ट आउटब्रेक बाय फार सिंस द पैंडेमिक बिगिन, जब से महामारी शुरू हुई उसके बाद अभी तक का बिगेस्ट आउटब्रेक है। चाइना ने 14 मार्च को 3,507 नए केसेस देखे और ये उस संख्या का दुगना था जो इससे एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च को जो रिपोर्ट हुए थे उससे दुगना था। और थर्सडे को कंट्री यानी कि चाइना ने रिपोर्टेड मोर देन 2400 सिम्टोमैटिक केसेस देखे, यानी कि ऐसे केसेस देखे जिसमें सिम्टम्स नजर आ रहे थे कोविड-19 के। तो 2400 केसेस ये थे और ये भी लगभग डबल हो गए। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और ये मैथमेटिक्स के लिए एक डेडिकेटेड वेबसाइट है। सिविल सर्विसेज मेंस के लिए ये यूट्यूब चैनल है जिसमें सिविल सर्विसेज मेंस का मैं ऑप्शनल मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। और ये वाला जो यूट्यूब चैनल है, ऑब्वियसली ये बिटली डोमेन पर अभी मैंने दिया हुआ है। ये जो यूट्यूब चैनल है ये क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स फॉर वेरियस एग्जाम्स उसके सोल्यूशन के लिए है। तो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।